बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया है, तो इसी को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, और इसके क्वेश्चन नंबर ए और बी यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे, और क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, वो भी अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी का मतलब क्या होते हैं। अगर हम इस अर्थ के ऊपर देखेंगे ना, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जानदार है, उनका और उनके माहौल के दरमियान जो रिलेशन होते हैं ना, उसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आप जानते ही है कि जानदार भी आते हैं, पौधे भी, जानवर भी, और बाकी हम ह्यूमन बीइंग भी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, उनका और माहौल के दरमियान जो रिलेशन है, उसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो हम इस चैप्टर में उन ऑर्गेनिजम्स का, उनके माहौल के साथ जो रिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें जो बेजान चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके साइकिल्स को हम सीखेंगे। इसके बाद जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है, वो भी हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब कर देना है। पहला है द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज। तो यहाँ पे सवाल को अगर आप समझेंगे ना, तो जो प्रोसीजर है जिसमें क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रोड्यूस ऑक्सीजन होते हैं, मतलब बाद में जो बनने वाली चीज़ है ना, वो है ऑक्सीजन। तो हमने क्लास 6-7 में सीखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके ना, अगर मैं शॉर्ट लिखूं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हमने सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके बाद लाइट जब प्रोसेस करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक, तो इसमें कंज्यूमर कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमर और उसका रिजल्ट ऑक्सीजन, वो कौन सा है। तो इसमें हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमर होते हैं और ऑक्सीजन क्या है, इसमें प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन। समझ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस सी है, तो आपने इसके ऊपर करना है टिक का निशान। ठीक, अगला है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब हीट पैदा होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि ग्रीन जो हाउस है ना, जब आप उसको बनाते हैं तो सूरज की जो लाइट है वो उसके ऊपर पड़ने के बाद वो अंदर दाखिल होते हैं, अंदर हीट पैदा करते हैं, गर्मी। तो यहाँ पे गर्मी ट्रैप हीट है, तो आपने बी के ऊपर टिक कर देना है। ठीक, अगला है 3 द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज। तो अगर दो जानदार ना एक दूसरे से अगर फ़ायदा हासिल करते हो, एक दूसरे के लिए मुफीद साबित होते हो, तो उस तरह की जो जानदार है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म्स कहा जाता है, जो जिसमें क्या होते हैं कि एक जानदार ना दूसरे जानदार पे इंहिसार करते हैं और दूसरा जानदार दोबारा उसी जानदार पे भी वो वहाँ से फ़ायदा हासिल करते हैं, तो उसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। तो शॉर्ट आंसर में हम वो भी सीखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है पार्ट ए के ऊपर। 4 है द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स। वो तमाम जानदार जो मारते हैं द अदर, दूसरों को, फॉर फूड, खुराक के लिए। तो वो तमाम जानदार जो खुराक के लिए दूसरों को मारते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रेडेटर कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं कि एक जानदार अपनी खुराक हासिल करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे जानदार को वो
मारते हैं। ठीक, 4 है आपके पास, तो इसमें प्रेडेटर 4 है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। इसी तरह 5 है, रिजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने खुद कहा है कि ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, विच लिव इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के जड़ों में रहते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट एंड गेट फूड इन रिटर्न। अब वो नाइट्रोजन हासिल करते हैं, फूड इसके बदले में वो देते हैं। दिस रिलेशनशिप इज, तो हमने पहले सीखा, तो वही दोबारा यहाँ पे पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 3 में मोटेलिज्म पहले दिया हुआ था, बाद में वो दिया हुआ था, तो इस यहाँ भी क्या है, मोटेलिज्म ही है जो एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं। एक जब दूसरे को फ़ायदा दे रहे हो, दूसरा भी उससे फ़ायदा हासिल कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है मोटेलिज्म। ठीक, तो यहाँ पे सी है, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है 5 के लिए। 6 है, इन अ फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब क्या होते हैं कि जो अर्थ है ना, उस वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे पर इंहिसार कर रहे हैं। जैसे कि फ्लावर वो यूज़ करते हैं, तितली। ठीक, तितली क्या कौन खाते हैं, मेंढक खाते हैं तितली को, इसी तरह सांप मेंढक को खाते हैं। तो ये एक फूड चेन है, समझ गए। तो इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी। तो इसमें सन एनर्जी को सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करते हैं, कमिंग टू अर्थ, जो अर्थ की तरफ आ रहे हो। ठीक, तो यकीनन प्रोड्यूसर्स ऐसा जानदार है जो क्या करते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा एनर्जी जो वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अर्थ की तरफ जो आने वाले जो एनर्जी है ना, उसमें प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर्स तो नहीं होंगे, तो सारे बी सी डी तीनों कंज्यूमर्स दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए है प्रोड्यूसर्स, तो आपने इसके ऊपर प्रोड्यूस करने वाले जो जानदार है उसके ऊपर टिक कर देना है। अगला है 7, इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। जो एनर्जी फ्लो होते हैं ना, वो किस तरह फ्लो होते हैं, किस तरह, तो हमने सीखा था चैप्टर में कि वो एक, अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि पिरामिड की तरह यहाँ से एनर्जी फ्लो होते हैं। ठीक, तो ये शक्ल भी बनाया हुआ है किताब के अंदर। तो ये पार्ट सी है, बाई डायरेक्शन है, रैंडम है। ठीक, जो कि रैंडमली हो सकते हैं, ऊपर नीचे, डाउन इन अ पिरामिड की तरह हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, तो आपने इसके ऊपर करना है टिक। अगला है 8, कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो ऑन मर्शी प्लेसेस डिफिशिएंट इन। तो यहाँ पे जो कार्निवोरस प्लांट्स है ना, जो अपने खुराक का इंहिसार इंसेक्ट पर करते हैं, जो कि मीट्स वगैरह है उसके ऊपर इंहिसार करने वाले जानदारों को कार्निवोरस कहा जाता है। तो बिकॉज दिस प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है ना, ग्रो बढ़ते हैं ऑन मर्शी कीचड़ में, प्लेसेस डिफिशिएंट इन, तो उसमें कमी की वजह से, किस चीज़ की कमी की वजह से, तो कार्बन की कमी, कीचड़ में कार्बन नहीं है, या ये तो हवा में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। कैल्शियम आयरन नहीं है, नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी कमी की वजह से ये इंसेक्ट पर इंहिसार करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने करना है बी के ऊपर टिक का निशान। अगला है आपके पास ग्रीन हाउस ट्रैप। तो ये पहले हमने सीखा था कि ग्रीन हाउस, तो उसमें ट्रैप्स हीट हमने सीखा अच्छी तरह। तो यकीनन आपने यहाँ पे हीट कहाँ है, बी है, तो इसके ऊपर टिक कर देना है बी के ऊपर, समझ गए। A9 ग्रीन हाउस, तो वो हीट को ट्रैप करते हैं, लाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप नहीं करते। 10 है, द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, मिट्टी में बिल्कुल ख़त्म हो के ना मिले, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा देर तक वो रहेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो कौन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना,
वो क्या है, जो गंदगी पैदा करते हैं हमारे अर्थ में, वुड तो हम यूज़ करते हैं, वो ख़त्म होते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदार नहीं है। लीफ लिटर्स है, बॉडीज ऑफ डेथ एनिमल्स है, बॉडीज ऑफ डेथ एनिमल भी आप देख सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं, खाते हैं इस वजह से। और तीसरा है आपके पास प्लास्टिक बैग्स, तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि ख़त्म कभी भी नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपने डी के ऊपर करना है टिक। तो ये था हमारा एमसीक्यूज। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है। पार्ट 1 है, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, तो आलूदगी के जो बड़े बड़े वजूहात है वो क्या है, आलूदगी के बड़े वजूहात कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो हम जानते ही है कि हमारे माहौल को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो गाड़ियाँ वगैरह है, कारखाने वगैरह है, उससे निकलने वाला जो धुआं है ना, वो हमारे एयर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, है कि नहीं। इसी तरह अगर हम घर में जो गंदगी पैदा होते हैं वो अगर हम खुले मैदान में, खुले जगह पे अगर हम छोड़ देंगे तो यकीनन गार्बेज जो कूड़ा किरकिट है उसको बराबर तरीके से अगर हम रिस्टोर नहीं करेंगे तो यकीनन वो भी हमारे माहौल को ख़राब कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह प्लास्टिक जो हमने अभी देखा, प्लास्टिक वगैरह, तो ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तो ये कुछ मेजर काजेस है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे जो एयर जो पॉल्यूशन है ना, अगर वो ख़राब हो तो क्या होंगे, हमारे लंग्स ख़राब होंगे, हम बीमार हो सकते हैं, तो ये एयर ख़राब करने का सबब बन सकते हैं। इसी तरह जो शहरों में अगर आप देखेंगे तो जो सीवेज का निज़ाम है उसमें जो सीवरेज है वो निज़ाम अगर खुला हुआ हो या जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा होते हैं, गटर वगैरह उसकी वजह से, तो आपने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 लिखना है। ठीक, तो लिखते हैं, फिर हम उसको अच्छी तरह मज़ीद समझेंगे भी। तो हमारे पास सवाल था, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, तो आलूदगी के जो असबाब है वो क्या क्या है वो आपने लिखना था। तो हज़ारों ऐसे असबाब हो सकते हैं, तो उसमें से मेजर्स जो अहम कॉजेस है वो हमने लिखना है। तो यहाँ पे मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन लिखने के बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लिखना है, ईंधन जो जिसको अगर आप जलाएंगे तो उससे हमारे एयर ख़राब होंगे। ठीक, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट इट, तो जो घर से कूड़ा करकट वगैरह जो निकलते हैं ना, वेस्टेज जो चीज़ें हैं उसको अगर आप ओपनली बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो यकीनन उससे हमारे एयर ख़राब होंगे। दैट इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो ख़राब होंगे, जैसे कि हमारा फेफड़ा वगैरह है उसको कैंसर भी हो सकते हैं। और इसी तरह अगला है यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो इसमें हमने सीखा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, तो ये तहलील होने वाली चीज़ नहीं है, ख़त्म हो के जो है ना मिट्टी में मिलने वाली चीज़ नहीं है, तो ये भी हमारे लिए क्या होंगे, नुकसान होंगे। तो बहुत से जो मुल्क है उन्होंने इसको पाबंदी आयद की हुई है प्लास्टिक यूज़ करने के लिए। और इसी तरह सीवेज फ्राम अर्बन एरियाज़, तो शहरों में अगर आप देखेंगे तो सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो जाए, निज़ाम अगर ठीक नहीं होना, तो उससे भी हमारा जो एक पॉल्यूशन है, आलूदगी है, वो बढ़ सकते हैं। ठीक, हमारे अर्थ के ऊपर। और इसी तरह हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट फ्राम फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो गंदा चीज़ें हैं वो भी हमारे माहौल को ख़राब कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इसको लिखना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स है ना उनके दरमियान क्या फ़र्क है वो आपने लिखना है। तो अगर हम फूड चेन में देखेंगे तो जो पहला जो आपको नज़र आ रहे हैं प्रोड्यूसर, फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि वो तमाम जानदार जो प्रोड्यूसर्स यानी वो चीज़ें जो लाइट से एनर्जी हासिल करके खुराक करते हैं ना उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो अगर वो तमाम जानदार जो प्रोड्यूसर को यूज़ करते हैं खुराक के तौर पर, उससे कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अगर हम आगे देखेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर है,
तो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ना वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ करते हैं बतौर खुराक। तो इसका मतलब इन दोनों में जो पहला डिफरेंट है वो है प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को यूज़ करते हैं, खाते हैं अपनी खुराक बतौर खुराक, और दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं बतौर खुराक। ठीक, इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो छोटे होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपने ये लिखना है। और तीसरा हर्बीवर्स है प्राइमरी कंज्यूमर, और ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कार्निवर्स है। तो आपने इनको लिखना है, ये क्या है, हर्बीवर्स है, और ये क्या है, कार्निवर्स है। तो आपने इसको लिखना है। ठीक, डिफरेंशिएट में ये 3 डिफरेंशिएट काफ़ी होंगे, आपने इनको अच्छी तरह से जहन में रख के इसको अच्छी तरह से लिखना है। तो लिख के शो करते हैं। तो सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट भी लिखें तो बेहतर रहेंगे। डिफरेंशिएट लिखने के बाद ये नीचे लिखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर में पहला एक प्रोड्यूसर को खाते हैं, और सेकेंडरी जो कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं अपने बतौर खुराक। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो छोटे होते हैं बनिस्बत सेकेंडरी कंज्यूमर के, जो यूज़ करते हैं ना वो टेंड टू बी लार्जर। इसलिए मैंने टेंड टू बी लार्जर लिखा है, क्योंकि ये जो है जो भी खाएंगे ना वो उससे ग्रेटर होंगे। और तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे हर्बीवर्स और कार्निवर्स। तो ये यकीनन सब्जी जो खाते हैं प्लांट्स वगैरह, तो इसे सब्जी खौर कहा जाता है। कार्निवर्स तो ये होते हैं जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो इसे कहा जाता है गोश्त खौर। तो इन तमाम ये जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर है ना वो क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर आमतौर पर वो प्लांट्स को खाते हैं और सब्जी को वो यूज़ करते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3, व्हाट इज मोटेलिज्म, गिव सम एग्जांपल्स। तो मोटेलिज्म का मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ जानदार जितने भी है वो बहुत से ऐसे जानदार है जो एक दूसरे के लिए वो क्या करते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं, मुफीद होते हैं। जैसे कि इस बुक के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं मक्खी और जो फूल, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए ज़रूरत है और वो एक दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के जो जानदार है ना उनके बाहिमी अमल को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। समझ गए। तो ये दो जानदारों के बीच में जो है ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं, मुफीद होंगे। तो इसके जो बाहिमी अमल है, इंट्रैक्शन है, उसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। और इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बी और फ्लावर वो एक दूसरे के लिए ज़रूरत है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बी जो मक्खी है वो फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उससे वो नेक्टर को कलेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह जब आप देखेंगे तो बी जो है ना जब फ्लावर के ऊपर जब वो वहाँ पे बैठते हैं तो वो ग्रेन्स जो पोलन ग्रेन्स है वो हमने सीखा था क्लास 6-7 में, तो वो उससे अटैच होते जाते हैं और वही जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे को पहुंचाते हैं। समझ गए। तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन सीखा था, तो ये इस अमल के थ्रू होते हैं। तो यही क्या है, एक दूसरे के लिए मुफीद होंगे। समझ गए। इसी तरह हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे लिए मुफीद है और हम बैक्टीरिया के लिए हमारा जो बॉडी है वहाँ से वो बैक्टीरिया खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं मोटेलिज्म में। समझ गए। तो लिखते हैं इसको और रीड भी करेंगे। तो हमारे पास सवाल था व्हाट इज़ मोटेलिज्म, गिव सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एग्जांपल देना है। आपके बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी मैंने एक और भी लिखा है, उसको भी आपने लिखना है। ठीक। तो यहाँ पे मोटेलिज्म का मतलब क्या है, मोटेलिज्म आर डिफाइंड एज इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो बाहमी अमल है ना उसको आप कह सकते हैं आप टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर अलग अलग किस्म के जो जानदार है वो जैसे कि पौधे हो और कोई और मक्खी वगैरह हो, परिंदे हो, जानदार हो, जो भी जानदार हो, दो अलग अलग किस्म के जानदारों के बीच इन विच ईच ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट। तो उसमें क्या होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म फ़ायदा हासिल करते हैं फ्राम द इंट्रैक्शन इन सम वे, किसी भी तरह। ठीक। तो किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हो तो उससे
उस अमल बाहिमी अमल है उससे कहा जाता है मोर्टेलिज्म। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है। सम बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, तो इंसान के जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं दे गेट फूड, वो खुराक हासिल करते हैं, एंड प्रोवाइड अस विद सम विटामिन इन रिटर्न, विटामिन मुहैया करते हैं। इसके बाद मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया और हम इंसान क्या है वो मोर्टेलिज्म है। तो आप इसके लिए शार्ट करके भी बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा शार्ट होंगे, तो इसके लिए आप इस तरह ना सेंटेंस में स्टेटमेंट बना के लिखें ताकि पूरा तफसील से इसका आंसर आ सके। इसमें द बी मूव्स फ्राम फ्लावर टू फ्लावर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं आपके बुक में जो फ्लावर के पर जो बी बैठा हुआ है इस तरह, तो ये क्या करते हैं कलेक्टिंग नेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम द फ्लावर पोलन ग्रेन्स अटैच टू द बी, फिर वो फ्लावर जो है ना क्या करते हैं बी को अटैच करते हैं जो पोलन ग्रेन्स है वो, एंड द बी डिलीवर इट टू द नेक्स्ट फ्लावर, और वो दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं। तो इसको हमने क्रॉस पोलिनेशन कहा था, पिछले क्लासेस में हमने सीखा था। तो ये जो अमल है वो क्या होते हैं बी और जो फ्लावर है वो दोनों मोर्टेलिज्म के अमल से ही होते हैं। ठीक, तो इससे कहा जाता है मोर्टेलिज्म। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, इनलिस्ट द वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो हमने पॉल्यूशन के हवाले से पहला सवाल में सीखा था कि कौन कौन से ज़राए हैं, तो उसमें हमने सीखा कि पॉल्यूशन क्या है और उसको कौन कौन से असबाब है। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि कौन कौन से ज़राए हैं जिसके मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को आप रोक सकते हैं। तो यकीनन जो वजूहात हैं उनको हमने ख़त्म करना है, जो सबब बन रहे हैं उसको हमने कंट्रोल कर देना है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो वो तमाम चीज़ें जो ऑयल को या फ्यूल को बर्न करके वहाँ से धुएँ खारिज करते हैं ना, उससे एयर पॉल्यूशन होती है यकीनन। तो गाड़ियाँ वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको कम अज़ कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने बिजली पैदा करना हो तो फिर सोलर का यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपने बिजली पैदा करना हो तो उसके लिए आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं बिजली पैदा करने के, जैसे कि वाइंड पावर स्टेशन वगैरह है, तो उसकी मदद से आप एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसी तरह आप गाड़ियों की जो ज़्यादा यूजेस है ना वो उसको आपने कम कर देना है ताकि वो हमारा एयर महफूज रह सके। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हमने कुछ को लिखना है, कुछ ऐसे ज़राए को जो जिसकी मदद से आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, इसके बाद समझेंगे भी। तो आप इसमें लिखेंगे वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन के बाद द शिफ्ट ऑन क्लीन एनर्जी सोर्स विल बी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो जो धुएँ पैदा करते हैं उसके बजाय आप क्लीन एनर्जी सोर्स जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करें। द यूज़ ऑफ वाइंड पावर स्टेशन एंड सोलर एनर्जी, तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सोलर यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वाइंड पावर स्टेशन जो हवा की मदद से हम एनर्जी पैदा करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा एयर ख़राब ना हो। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बी वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि आप जानते ही है कि गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है ना वो पूरे फिजाई जो आलूदगी है उसका सबब बनते हैं। तो इसको कम करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करें जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसकी मदद से आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आंसर देना है तो इतना ही काफ़ी होंगे। अगर आप लिखना चाहो तो और भी मज़ीद कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड। तो जो हम घरों से या मुख्तलिफ जो हमारे काम करने वाले जगह हैं वहाँ से हम वाटर को, गंदे जो वाटर है उसको छोड़ते हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं, स्ट्रीम्स में यानी नदी नालों और दरियाओं में हम छोड़ते हैं। तो उसका ख्याल क्यों रखना चाहिए, मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू स्ट्रीम्स, उससे पहले कि दरियाओं, नदी नालों और चश्मों वगैरह में फेंकने से पहले, वहाँ छोड़ने से पहले हमें उन नालियों
नालियों का ख्याल क्यों रखना चाहिए? तो हम जानते ही हैं कि अगर आप गंदे पानी को छोड़ते हो कहीं पर भी, तो उससे हमारा आबी जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन में इजाफा होगा। उससे क्या होंगे ये आप जानते हैं, मछलियाँ वगैरह उस जो पानी में रहने वाले जानवर है वो मर जाएंगे और हमारा माहौल ख़राब हो सकते हैं और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो आपने क्या लिखना है, वाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज इट इनटू स्ट्रीम के आंसर में आप लिखेंगे कि वाटर जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि इसका याद रखना चाहिए। ठीक, तो आपने ये आंसर लिखना है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू स्ट्रीम्स, ये तो सवाल में गिवन है, टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसी को आंसर लिखेंगे, पॉज करके लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, हाउ कैन यू ग्रो प्लांट्स ऑफ वार्म एरिया इन अ रीजन विथ लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक, जो तब वो जगह जहाँ पे रीजन विथ लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पे आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं, किस तरह पौधे को उगा सकते हैं या प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो हमने सीखा था ग्रीन हाउस जो है शीशे से बने हुए जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इसकी मदद से हम उसके अंदर ना प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जो कि लाइट आएंगे और उसके अंदर हीट पैदा करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेंगे ना तो यकीनन उससे क्या होंगे, आप वहाँ पे पौधे ग्रो कर सकते हैं, पौधे को वहाँ पे उगा सकते हैं, अच्छी तरह से ख्याल रख के उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो क्या लिखना है, ग्रीन हाउस ही लिखेंगे इसी में। ठीक, तो लिख के आपको शो करते हैं। तो सवाल था आपके पास, हाउ कैन यू ग्रो प्लांट्स ऑफ वार्म एरिया इन अ ग्रीन रीजन विथ लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ आपने इसका आंसर में क्या लिखना है, प्लांट्स ऑफ वार्म एरिया कैन ग्रो इन लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यहाँ तक दिया हुआ है, बाय ग्रीन हाउस लिखना है आंसर में। ठीक, तो ये समझना है और याद रखना है और अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बाकी सवालात भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप देख लीजिएगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।